हेलो साथी, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस अकेडमी पर। डेली शाम 7 बजे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, अगर इस प्रश्नों को साथियों इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से धैर्य के साथ में और व्याख्या सहित देख कर जाते हो तो आपका राजस्थान जीके का एक भी जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। बस शर्तें आपको डेली शाम को जो क्लास है वो अटेंड करनी पड़ेगी। बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक ही आंदोलन एक ही आंदोलन जो है ये किसके द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है, एक ही आंदोलन जो है ये किसने चलाया। ऑप्शन है देखिए, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक या फिर जय नारायण व्यास। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा कि एक ही आंदोलन के प्रवर्तक या फिर एक ही आंदोलन जो है ये किसने चलाया। देखिए साथियों, एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है सन 1921 के अंदर। एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है सन 1921 के अंदर। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि शुरुआत कब होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि शुरुआत कब होती है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि शुरुआत कहां से कब हुई थी, लेकिन कहां से हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ही आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस स्थान से होती है। तो स्थान का नाम आता है मातृकुंडिया। स्थान का नाम कौन सा है? स्थान का नाम है मातृकुंडिया। और ये जो मातृकुंडिया है ये है रासमी परगना, चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, रासमी परगना चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर साथियों कौन सा अपना गांव है? अपना मातृकुंडिया स्थान है। ठीक है, मातृकुंडिया स्थान से इस एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा, मोतीलाल तेजावत। क्लियर? ठीक है, एक ही आंदोलन शुरुआत 1921 में किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। और कौन सा स्थान? मातृकुंडिया, रासमी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, फिर देखिए, अगर बात करें मोतीलाल तेजावत की, ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं भाई। ठीक है, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है, आदिवासियों का मसीहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं बढ़ाऊंगा यहां से, वो क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला कि मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का, साथियों सुनिएगा ध्यान से, मोतीलाल तेजावत की, ठीक है, आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा था। ठीक है, प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा था? तो वो था झाड़ोल। कौन सा केंद्र था? झाड़ोल। और झाड़ोल जो है ये कहां पर है? तो ये है उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, मोतीलाल तेजावत की आंदोलन संबंधित, ठीक है, गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा था? तो वो था झाड़ोल, उदयपुर। ये क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा था? तो वो था झाड़ोल। और झाड़ोल वर्तमान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अपने मोतीलाल तेजावत के जन्म को लेकर के। डेट नहीं आती है कि जन्म कब हुआ, वैसे जन्म होता है इनका 7 जुलाई 1986 के अंदर, सॉरी 1886 के अंदर। ठीक है, इनका जन्म होता है 1886 में, लेकिन ये डेट जो है वो नहीं आती है। क्वेश्चन आया था कि मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो गांव का नाम ध्यान रखना, कोलियारी गांव। ठीक है, इनका जन्म होता है कोलियारी के अंदर। कोलियारी जो गांव है वहां पे इनका जन्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, अब हम बात करें, देखो एक बार इनको फिर से समझिए। एक ही आंदोलन शुरुआत कब होती है? 1921 के अंदर, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना कि एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? मातृकुंडिया, रासमी, चित्तौड़गढ़ जिला। क्लियर? आदिवासियों के मसीहा आपसे पूछे तो करना है मोतीलाल तेजावत। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मोतीलाल तेजावत की आंदोलन संबंधित, ठीक है, गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो प्रमुख जो केंद्र है वो था अपना झाड़ोल। और झाड़ोल कहां पर है? झाड़ोल जो है ये है उदयपुर के अंदर। फिर देखिए, मोतीलाल तेजावत का जन्म 7 जुलाई 1986 को कोलियारी गांव के अंदर हुआ। कहां पे होता है? कोलियारी गांव के अंदर हुआ। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन और बनेंगे, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट और बन सकते हैं। कौन कौन से? और जो पूछे भी गए हैं, एक तो ध्यान रखना मेवाड़ पुकार। ठीक है, एक तो आता है अपना कौन सा? मेवाड़ पुकार। अब देखिए, ये मेवाड़ पुकार क्या था? ठीक है, ये जो है वो साथियों एक 21 सूत्रीय मांगों का, ठीक है, 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक पत्र था। मांगों को लेकर क्या था? एक पत्र था। ठीक है, यानी कि मेवाड़ पुकार जो है ये साथियों मेवाड़ जो अपने मेवाड़ के भील हैं, ठीक है, मेवाड़ के भील और ग्रासी है उनको लेकर के, ठीक है, उनकी मांगों को लेकर के
एक 21 सूत्रीय मांग पत्र था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेवाड़ की पुकार। अब क्या किया कि ये जो मेवाड़ की पुकार है, ठीक है, इसमें 21 मांगे जो है वो लिखी गई थी, किसकी? भीलों की। ये किसके सामने प्रस्तुत किया? ये जो 21 सूत्रीय जो है वो मांगों का एक पत्र था, ये दिया था, ये जो है वो महाराणा फतेह सिंह को दिया, ठीक है, ये दिया था महाराणा फतेह सिंह को। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक पत्र लिखा मोतीलाल तेजावत ने, और ये किसको दिया? ये दिया महाराणा फतेह सिंह को, ठीक है, कि भीलों का जो क्षेत्र है, ठीक है, भीलों का जो एरिया है, उसमें भील जनजाति के जो लोग हैं उनको ये समस्या है, और उसमें कुल मिला के 21 समस्याएं थी, ठीक है। भीलों की कितनी समस्या थी? भीलों की कितनी समस्याएं थी? तो वहां पे भीलों की जो है वो 21 समस्याएं थी। अब क्या किया कि फतेह सिंह ने, ठीक है, फतेह सिंह ने जो है वो इन 21 में से 18 मांगों को मान लिया, ठीक है। फतेह सिंह ने इन 21 मांगों में से 21 सूत्रीय मांग, इसलिए इसको बोलते हैं 21 सूत्रीय मांग, ये है मेवाड़ का एक मेवाड़ की पुकार। तो इसमें जो मांग थी वो थी 21 में से फतेह सिंह ने 18 मांगों को मान लिया। अब कौन सी ऐसी 3 मांगे हैं जिनको फतेह सिंह ने नहीं माना? क्योंकि 18 माइनस 21 माइनस 18 यानी कि 3 मांगों को नहीं माना। अब 3 मांगों में एक तो ध्यान रखना कि कर या फिर टैक्स, ठीक है, कर या फिर टैक्स वसूली, उसको फतेह सिंह ने नहीं माना, ये तो हम करेंगे, ठीक है। सेकंड में था कि सूरों के ऊपर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, सूर जो होते हैं वो भीलों के खेत में नुकसान करते थे, तो उन्होंने कहा कि सूरों के ऊपर प्रतिबंध जो है वो हम नहीं लगाएंगे, ये थी दूसरी। और तीसरी मांग थी वन संपदा को लेकर के, ठीक है, तीसरी जो है वो थी वन संपदा को लेकर के। तो ये 3 मांगे जो हैं वो महाराणा, इनकी मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उसने नहीं मानी, ठीक है। तो 18 में से 21 में से 18 मांगों को मान लिया, उसको हम बोलते हैं मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र, ठीक है। किसने लिखा? ये आपने लिखा था मोतीलाल तेजावत ने। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। अब अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, राजस्थान के अंदर भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, जोरावर सिंह या फिर भोगीलाल पांड्या। साथियों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे से होगा एक, गोविंद गिरी ने। कब की थी ये भी सुनिए। गोविंद गिरी का जन्म होता है 1858 के अंदर, ठीक है। डेट कोई नहीं पूछेगा कि जन्म कब हुआ, लेकिन किस परिवार के अंदर हुआ तो ये ध्यान रखना, इनका जो जन्म होता है बंजारा परिवार में, बंजारा परिवार। और कहाँ पे होता है तो ये होता है बांसिया ग्राम डूंगरपुर के अंदर। बांसिया गांव का नाम है, गांव, और किस जिले के अंदर है? राजस्थान का डूंगरपुर जिला। अब समझिए 1858 के अंदर बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ, किसका? गोविंद गिरी का, ठीक है। 1858 के अंदर बंजारा परिवार में गोविंद गिरी का जन्म होता है। गांव कौन सा है? गांव का नाम है बांसिया गांव, और बांसिया गांव जो है ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर है। बांसिया गांव जो है ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर है, और यहाँ पर गोविंद गिरी का जन्म होता है। फिर देखिए आगे हम बात करें यहाँ पे, तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है। ये देखो जन्म का सन जो है यहाँ पे, एक सेकंड के लिए रुकें। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है जन्म का सन 1858, ये कोई नहीं पूछता है, लेकिन हाँ संप सभा की स्थापना कब हुई ये आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, संप सभा की स्थापना कब होती है ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो संप सभा की स्थापना की बात करें तो संप सभा की स्थापना होती है सन 1923 के अंदर। साथियों संप सभा की जो स्थापना होती है ये होती है सन 1923 के अंदर। अब देखिए सन 1923 में संप सभा की स्थापना होगी, किसने की थी? गोविंद गिरी ने। और किस स्थान की हुई? तो ये स्थान का नाम होता है अपना कौन सा? सिरोही के अंदर। ठीक है, सिरोही के अंदर सन 1923 में संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। ठीक है, किसके लिए? भील और ग्रासिया, जो ग्रासिया जाति के लोग हैं, जनजाति के, उनको एकत्रित करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा गोविंद गिरी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानगढ़ नरसंहार, मानगढ़ जो स्थान है ये है बांसवाड़ा के अंदर। मानगढ़ जो स्थान है ये है बांसवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पर मानगढ़ नरसंहार जो है ये साथियों कब होता है? ठीक है, 17 नवंबर 1913 को, 21 जनवरी 1914,
13 अक्टूबर 1913 या फिर 23 मार्च 1914 को। ठीक है, तो देखिए मानगढ़ नरसार की बात करें तो ये होता है 17 नवंबर 1913 को। ठीक है, मानगढ़ नरसार होता है 17 नवंबर 1913 को। कहाँ पर होता है? तो ये होता है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा, है वो 17 नवंबर 1913। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जो है वो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना है ये कब की गई? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए 1933 के अंदर, 1943 के अंदर, 1923 के अंदर या फिर 1913 के अंदर। मीणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना है ये कब की गई? बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर से होगा 1 नंबर। ठीक है, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना जो होती है ये होती है 1933 के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 के अंदर नीम का थाना के अंदर आयोजित हुआ था? ठीक है, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ? शांति सागर जी महाराज, मगन सागर, हीरालाल शास्त्री या फिर सोपालाल गुप्ता? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर से होगा बी, यानी कि मगन लाल जी महाराज। ठीक है, ये जो मगन लाल जी महाराज हैं ये मीणाओं के जो है वो मीणा जाति के क्या थे उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि मीणा जाति को एकत्रित करने का जो काम किया था वो क्या था, किसने? मुनि मगन सागर ने। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए बी से होगा मुनि मगन सागर। नेक्स्ट, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था कहाँ पे, किस स्थान के ऊपर हुआ? तो ये 1944 के अंदर हुआ। ठीक है, 1944 में। और नीम का थाना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी से होगा। ठीक है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन है ये किस स्थान के ऊपर हुआ? नीम का थाना, सीकर जिला, 1944 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला अगला प्रश्न है कि हाँ जी, रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? ठीक है, रेतीली बालू मिट्टी, जहां पर भी आपको रेतीली आ जाए, बालू आ जाए, समझना कि राजस्थान का पश्चिमी एरिया की बात हो रही है। ठीक है, रेतीली बालू मृदा की या फिर रेतीली बलुई मिट्टी की बात करें तो ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर से होगा 2 यानी कि पश्चिमी भाग के अंदर। ठीक है, रेतीली बालुई जो मिट्टी है ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कौन सी फसल जो है वो पीली मिट्टी के क्षेत्रों में, ठीक है, कौन सी फसल जो है वो पीली मिट्टी के क्षेत्रों में अधिक बोई जाती है? कौन सी फसल पीली मिट्टी के क्षेत्रों में अधिक बोई जाती है? चना, गन्ना, चावल या फिर मूंगफली? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि कौन सी जो फसल है ये देखिए, अब हम पीली मिट्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मूंगफली के लिए पीली मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है इस साइड में अपने जो है वो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड में। ठीक है, फिर चावल की वही बात है, चावल भी इधर हनुमानगढ़, गंगानगर में सर्वाधिक होता है। ठीक है, और गन्ना या फिर चना, तो पीली मिट्टी के लिए आपका ऑप्शन नंबर से होगा बी, यानी कि गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। पीली मिट्टी जो है ये इसके अंदर सर्वाधिक गन्ना जो है वो बोया जाता है, और गन्ने के लिए पीली मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा बी, गन्ना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले के अंदर कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा मिट्टियों को समझते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो मिट्टियों के। देखिए जैसे ये अपना जो है वो राजस्थान हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं साथियों इस एरिया की, तो ये जो एरिया है अपने पश्चिमी राजस्थान का। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं है वो रेतीली बलुई मिट्टी। साथियों रेतीली बलुई मृदा या फिर मिट्टी। ठीक है, रेतीली बलुई मृदा या फिर रेतीली बलुई मिट्टी, ये जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। फिर देखिए अब हम यहाँ पे इस बीच के एरिया की बात करें, यानी कि इस एरिया की अगर हम बात करें बीच वाले का मध्य एरिया, तो इसके अंदर भूरी रेतीली मृदा, यहाँ पर भी रेतीली है लेकिन भूरी रेतीली मृदा है। ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी है वो है कौन सी? भूरी रेतीली मृदा। राजस्थान के जो बीच का एरिया साथियों इसको हम बोलते हैं भूरी। एक सेकंड के लिए, इसमें क्या होगा कि इसमें अलग अलग है। ठीक है,
ये जो पूरा नहीं है, ये जो एरिया कवर करेगा वो करेगा यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, और आगे जो है वो थोड़ा ऊपर की साइड में थोड़ा अलग है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब देखिए ये जो एरिया है ना बीच का, ये बड़ा, इसके अंदर है भूरी रेतीली मिट्टी। कहने का मतलब है भूरी रेतीली, आप ऐसे समझे कि रेतीली बलुई मृदा, ये पूर्णतः अपना कौन सा एरिया, पश्चिमी एरिया। ठीक है, रेतीली बलुई मृदा जो है इसमें कौन सा आएगा, पूर्णतः अपना पश्चिमी राजस्थान का एरिया आएगा। ठीक है, राजस्थान का जो मध्य का भाग है, ठीक है, अगर हम यूं कहें कि राजस्थान का जो मध्य का एरिया है इसके अंदर भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी रेतीली है लेकिन कैसी है, भूरी रेतीली मृदा है। ये राजस्थान के यानी कि मध्य राजस्थान के अंदर भूरी रेतीली मृदा है। ठीक है, ऊपर की साइड में बात करें, ठीक है, तो ऊपर की साइड में एक तो जो मृदा मिलती है अपन को, वो मिलती है कौन सी है, वो जैसे जलोढ़ मृदा। ठीक है, ऊपर की साइड में जैसे जलोढ़ मृदा, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जलोढ़ मृदा जो है वो पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा क्यों है, क्योंकि देखिए जलोढ़ मृदा का मतलब होता है कि जहां पर मिट्टियों के द्वारा, ठीक, सॉरी, जहां पर नदियों का प्रवाह होता है। ठीक है, यानी कि नदियों के आसपास की जो मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तब गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर जो नदी आती है वो अपने आती है घग्गर। ठीक है, तो घग्गर बेसिन के कारण, ठीक है, घग्गर बेसिन के कारण गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा जो साइरोजेक्स मृदा है, ठीक है, जो साइरोजेक्स मृदा है वो भी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा, गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया। फिर देखिए अब हम आगे बात करें तो सबसे पहले राजस्थान का जो दक्षिणी पार्ट है ये बड़ा, ठीक है, राजस्थान का जो दक्षिणी पार्ट है यहां पर है काली मृदा, मध्यम काली मृदा। काली मृदा जो है ये मुख्य रूप से कपास के फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें काली मृदा की, तो काली मृदा जो है ये कपास की फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो राजस्थान का जो पूर्णतः दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी कौन सा, दक्षिणी कह दे या फिर इसको मैं कह दूं हाड़ौती का पठार। देखो आपसे क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं हाड़ौती का पठार, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है, तो वो कौन सी है, काली मृदा। या फिर हाड़ौती के पठार का कोई भी एक जिला देकर पूछेगा कि इसके अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है। हाड़ौती के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये चार जिले हाड़ौती के पठार के जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इनके अंदर जो मिट्टी है वो है अपनी कौन सी, काली मृदा। ठीक है, काली मृदा को साथियों जो है वो सवत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया भूरी रेतीली हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं थोड़ा किसकी, अपनी इस कच्छारी मृदा की। ठीक है, कच्छारी मृदा, हाँ कच्छारी मृदा, कच्छारी या फिर दोमट मृदा, कच्छारी या फिर दोमट मृदा। तो देखिए राजस्थान का जो पूर्वी एरिया है, ठीक है, इसको छोड़ करके, क्योंकि ये तो वापस दक्षिणी में आएगा। ठीक है, ये बड़ा जो एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पे जो मिट्टी है वह है कौन सी, कच्छारी या फिर दोमट मृदा। आप ऐसे समझे कि कच्छारी मिट्टी या फिर जो दोमट मृदा है ये राजस्थान की पूर्वी एरिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो भी राजस्थान के पूर्वी जिले हैं, जो भी राजस्थान के अरावली के पूर्व में स्थित जिले हैं, कौन कौन से, जैसे अलवर हो गया, जयपुर हो गया, सॉरी मधुपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, जो जिले राजस्थान के पूर्व के अंदर है, ठीक है, उनके अंदर कच्छारी मृदा या फिर दोमट मृदा देखने को मिलती है। तो यहां हम बात करें कच्छारी मिट्टी नहीं है, तो देखो मेरी बात को सुना कि करौली के अंदर करौली जो है वो पूर्वी राजस्थान का जिला है, तो करौली के अंदर कच्छारी मृदा है, दोमट मृदा है। फिर देखिए अलवर के अंदर है, धौलपुर के अंदर है, लेकिन अगर बात करें साथियों यहाँ पे बाड़मेर जिले की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान के इस बाड़मेर जिले की, तो यहाँ पर कौन सी है, बाड़मेर जिले के अंदर ये रेतीली बलुई मृदा है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मिट्टियों का कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्या होता है कि जो एक जिला होता है वो बिल्कुल भी आपको हट कर देगा। ठीक है, यानी कि तीन जिले जो है वो पास पास के आएंगे, एक जो जिला आएगा वो साथियों अलग आएगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे बाड़मेर की लोकेशन यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, और करौली, अलवर और धौलपुर की जो लोकेशन है ये पूर्वी राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप आराम से अलग कर सकते हैं कि कौन सा जिला जो है वो अलग दिख रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे भी आंसर जो है वो निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, मेवाड़ प्रदेश की मुख्य मिट्टियां कौन कौन सी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल व काली, या फिर है वो लाल व दोमट मिश्रित मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है मेवाड़ प्रदेश की। तो मेवाड़ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का एरिया, इसमें होगी कौन सी, लाल व काली मृदा। ऑप्शन संख्या आपका सी यहाँ पे से होगा, लाल और काली मृदा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम की समस्या क्या है? सेम की जो समस्या है ये मुख्य रूप से एक स्थान का नाम आता है और वो है बड़ोपल। बड़ोपल, बड़ोपल कहाँ पर है? बड़ोपल जो है ये है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक स्थान है, उसका नाम है बड़ोपल। और ये जो बड़ोपल है ये राजस्थान का सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रसित स्थान है, ठीक है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रसित जो स्थान है वो है बड़ोपल। बड़ोपल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जलमग्नता से यानी कि बहुत सारा जल बढ़ जाने से मिट्टी क्या करती है कि उस जल को सोख नहीं पाती है, ठीक है, मिट्टी जो होती है वो उस जल को सोख नहीं पाती है, उसको हम कहते हैं सेम की समस्या। और सेम की समस्या यहाँ पे ये सेम की समस्या से निपटने के लिए सफेदा बोलते हैं इसको, ठीक है, एक पौधा है साथियों उसका नाम है सफेदा। सफेदा या फिर इसको बोलते हैं यूकेलिप्टिस। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, यूकेलिप्टिस, ठीक है, यूकेलिप्टिस सही लेगा, यूकेलिप्टिस, ठीक है। तो यूकेलिप्टिस या फिर सफेदा पौधे का प्रयोग जो है वो किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे सफेदा का पौधा होता है या फिर यूकेलिप्टिस जो होता है ये पानी को, ठीक है, जो जल होता है उसको सर्वाधिक मात्रा के अंदर ग्रहण करता है, यानी कि सोखता है। इसलिए इस सैम की समस्या से निपटने के लिए, ठीक है, इस सैम की समस्या से निपटने के लिए यहाँ पे जो है वो सफेदा या फिर यूकेलिप्टिस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा, जलमग्न उत्पन्न क्षय समस्या। हाड़ौती के पठार की मिट्टी कौन सी है? हाड़ौती का पठार मुख्य रूप से कौन से जिले, अपना कौन सा, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारा, ठीक है, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारा। और इसमें जो मिट्टी होती है वो है मध्यम काली, ठीक है, जो कि कपास के लिए उपयोगी है, मध्यम काली। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे से होगा, मध्यम काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक बीड़ भूमि, ठीक है, सर्वाधिक बीड़ भूमि जो है वो किस जिले के अंदर है? सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर या फिर दौसा। तो देखो सर्वाधिक बीड़ का निर्माण जो है ये क्या जाता है, चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी। और इसको ही बोलते हैं, बीड़ को ही हम कहते हैं अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सर्वाधिक जो है वो मिट्टी का अपर्दन होने के कारण, ठीक है, सर्वाधिक जल के कारण मिट्टी का अपर्दन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, बीड़ या फिर अवनलिका अपर्दन, ठीक है। तो डांग की रानी, ठीक है, यहाँ पर है डांग की रानी। और डांग की रानी जो है ये कहा जाता है करौली जिले को, ठीक है। किसने ऐसे आए हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है, ठीक है, तो डांग की रानी कहते हैं करौली जिले को। यहाँ पे बीड़ भूमि में सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा आपका, सवाई माधोपुर। ऑप्शन संख्या आपका अ यहाँ पे से होगा, सवाई माधोपुर जो है वो सर्वाधिक बीड़ भूमि से प्रभावित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु कटाव से, देखो वायु में जहां पर सर्वाधिक जो है वो आंधियां चलती है, और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो आंधियां हैं ये पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग के अंदर चलती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो स से होगा, पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी कटाव को सर्वाधिक प्रोत्साहन करने वाली क्या है, नदी कौन सी है? ठीक है, तो मिट्टी को लिए अवनलिका अपर्दन या फिर इसको बोलते हैं बीड़ भूमि, तो चंबल नदी। ऑप्शन आपका अ से होगा, यहाँ पे चंबल रिवर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के अंदर दोमट या कछारी मिट्टी, देखिए दोमट या कछारी ये राजस्थान के पूर्वी जिलों के अंदर है, ठीक है, दोमट या फिर जो कछारी मृदा है ये राजस्थान के पूर्वी जिलों के अंदर पाई जाती है। तो आप बताइए कौन कौन से पूर्वी, देखो अलवर, टोंक, गंगानगर, धौलपुर, ठीक है, भरतपुर और अलवर। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर, यानी कि सभी के अंदर है, यहाँ पे तो सभी के अंदर है, ठीक है, तो ऑप्शन संख्या आपका 4 से होगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट देखिए अगला, राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा का अपरदन का कारण क्या है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? वनों का विनाश, ठीक है, अविवेकपूर्ण कृषि, ये भी ठीक है, अत्यधिक पशुचारण, ठीक है, ऑप्शन संख्या कौन सा? 10 से होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अंदर काली मृदा को कहते हैं रेगूर मृदा, काली मृदा या फिर इस काली मृदा को बोलते हैं रेगूर मृदा, ठीक है। ये जो है वो कौन सा कथन असत्य है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा में समृद्धि है, काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, और इसको जो है वो सवत जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, इस काली मिट्टी के अंदर या फिर इस रेगुर मृदा के अंदर, ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। तो इस काली मिट्टी के अंदर या फिर इस रेगुर मृदा के अंदर क्या होती है कि मृदा के अंदर दरारें पड़ जाती है, ठीक है, तो उसको इसलिए इसको जो है वो सवते जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। अब
है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा से समृद्ध है, तो ये ठीक बात है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, रंग काला है, अब काली मिट्टी तो रंग काला ही होगा, ऑप्शन बी भी सही है। जीवांश की मात्रा, देखो यहाँ पे जीवांश नहीं है। ठीक है, जीवांश की मात्रा सर्वाधिक है भूरी रेतीली बलुई मृदा में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे स जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र है वायु अपरदन के कारण, क्योंकि मृदल के अंदर सर्वाधिक जो अपरदन होता है वो होता है वायु अपरदन से। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह क्या है? रॉक फॉस्फेट, यूरिया, जिप्सम या फिर खाद? ठीक है, तो इसका आंसर आप करेंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।